हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं ललिता और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाई ललिता में। तो आज की क्लास में हम सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे। फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है, जिसमें हमारे 4 लेक्चर्स थे। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, देख लीजिएगा। आज जो हमारा चैप्टर है उसमें हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग बींग्स, यानी जीव जगत का वर्गीकरण। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का चैप्टर है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग बींग्स, यानी जीव जगत का वर्गीकरण। जीव जगत का वर्गीकरण, ठीक है। ये हमारा सेकंड चैप्टर है, जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग बींग्स, यानी जीव जगत का वर्गीकरण। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे ये बता दूं। सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, इसके बाद पढ़ेंगे वायरस, वायरॉइड्स और लाइकेन। ये हम हमारे चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, कि सबसे पहले जीवों के वर्गीकरण में वैज्ञानिक मापदंडों का प्रयोग है वो अरस्तू ने किया था। यानी सबसे पहले जो वर्गीकरण है वो अरस्तू ने दिया। इन्होंने प्लांट और एनिमल्स को 2 भागों में बांटा। ठीक है, सबसे पहले एरिस्टोटल, यानी अरस्तू ने सबसे पहले जीवों का वर्गीकरण है वो एरिस्टोटल या अरस्तू ने किया। इन्होंने जीवों को 2 भागों में बांटा, प्लांट और एनिमल्स। ठीक है, प्लांट्स को कैसे विभाजित किया? इनकी बाह्य संरचना के आधार पर। प्लांटों के वर्गीकरण का आधार क्या था? प्लांट्स के वर्गीकरण का आधार क्या था कि अरस्तू ने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 2 भागों में बांटा और इन्होंने सरल आकार के लक्षणों के आधार पर, बाह्य लक्षण या सरल आकार की लक्षणों के आधार पर प्लांट्स को विभाजित किया। किस किस में? ट्रीज, श्रब्स और हर्ब्स में, यानी वृक्ष, शाक और झाड़ी में विभाजित किया। एनिमल्स को किस आधार पर बांटा? एनिमल्स को आरबीसी की उपस्थिति और आरबीसी की अनुपस्थिति के आधार पर, यानी प्रेजेंस ऑफ आरबीसी एंड एब्सेंस ऑफ आरबीसी, आरबीसी की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर तो एनिमल्स को बांटा और प्लांट्स को ट्रीज, सर्ब्स और हर्ब्स में विभाजित किया। तो ये तो हो गया एरिस्टोटल का वर्गीकरण। एरिस्टोटल के बाद में आया 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया केरोलस लीनियस ने। केरोलस लीनियस ने, ठीक है। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया केरोलस लीनियस ने 1767 में। ठीक है, एरिस्टोटल के बाद में आया 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? 2 किंगडम क्लासिफिकेशन है वो केरोलस लीनियस ने दिया। इन्होंने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 2 भागों में बांटा। इन्होंने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कितने भागों में बांटा? 2 भागों में बांटा। कौन कौन से 2 भाग? प्लांटी और एनिमेलिया।
प्लांटी में क्या, प्लांट आ गए और इसमें एनिमल्स आ गए। प्लांटी और एनिमेलिया दो भागों में बांटा। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन तो आ गया, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बांट भी दिया दो भागों में, प्लांटी और एनिमेलिया। लेकिन इस क्लासिफिकेशन में भी कुछ कमियां रह गई। क्या क्या कमियां रह गई? इस क्लासिफिकेशन की मेन 3 कमियां थी। 3 कमियां कौन कौन सी थी? फर्स्ट नंबर पे क्या हुआ कि इस क्लासिफिकेशन के द्वारा प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में विभेद नहीं हो पाया। प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में विभेद नहीं। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में विभेद नहीं कर पाए इस क्लासिफिकेशन के द्वारा। दूसरी कमी क्या रह गई कि यूनिसेल्यूलर एंड मल्टीसेल्यूलर में भी विभेद नहीं। इस क्लासिफिकेशन के द्वारा यूनिसेल्यूलर और मल्टीसेल्यूलर जीवों में भी विभेद नहीं हो पाया। तीसरी कमी ऑटोट्रोफ एंड हेटेरोट्रोफ में भी विभेद नहीं। ठीक है, तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन तो आ गया 1767 में। किसने दिया? कैरोलस लीनियस ने दिया। इसने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को दो भागों में बांटा, प्लांटी और एनिमेलिया। लेकिन इस क्लासिफिकेशन की भी है वो कुछ कमियां रह गई। क्या क्या कमियां थी कि इस क्लासिफिकेशन के द्वारा प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में विभेद नहीं हो पाया, यूनिसेल्यूलर और मल्टीसेल्यूलर में विभेद नहीं हो पाया, ऑटोट्रोफ और हेटेरोट्रोफ में विभेद नहीं हो पाया। तो ये क्लासिफिकेशन भी फेल हो गया। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन भी फेल हो गया। अब जरूरत थी एक नए क्लासिफिकेशन की। तो इसके बाद में आया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? आरएच व्हिटेकर ने। तो अब हम देखेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है वो किसने दिया? आरएच व्हिटेकर ने। आरएच व्हिटेकर ने। ठीक है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन यानी पंच जगत अवधारणा किसने दी? आरएच व्हिटेकर ने। कब दिया? 1969 में। इन्होंने ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कितने भागों में बांटा? 5 भागों में बांटा। कौन कौन से? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। ठीक है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आरएच व्हिटेकर ने कब दिया? 1969 में दिया। इन्होंने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 5 भागों में बांटा। कौन कौन से 5 किंगडम थे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। ठीक है, 5 किंगडम थे ये। और इस वर्गीकरण का आधार क्या था? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, इसका आधार क्या था? तो इसका आधार था नंबर ऑफ सेल्स। नंबर ऑफ सेल्स। ठीक है, नंबर ऑफ सेल्स यानी यूनिसेल्यूलर है वो या मल्टीसेल्यूलर, यानी जो जीव है वो यूनिसेल्यूलर है या मल्टी सेल्यूलर है। दूसरा आधार था कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल्स, यानी कोशिकाओं की जटिलता के आधार पर। इसमें क्या हो गया? प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। फिर तीसरा आधार न्यूट्रिशन यानी पोषण। जीव है वो
ऑटोट्रोफ और हेटेरोट्रोफ। ठीक है, तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? R.H. व्हिटेकर ने दिया, 1969 में दिया। इन्होंने जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको 5 किंगडम में विभाजित किया। कौन कौन से 5 किंगडम हैं? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। इस वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन का आधार क्या था? तो इसका आधार था नंबर ऑफ सेल्स, यानी जीव है वो यूनिसेल्युलर है या मल्टीसेल्युलर है। दूसरा था कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल्स, यानी प्रोकैरियोट्स है या यूकैरियोट्स है। तीसरा न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोफ है या हेटेरोट्रोफ है। इसमें कोशिका भित्ति भी था, यानी कोशिका भित्ति के आधार पर भी जीवों को विभाजित किया, और जनन भी था कि जनन के आधार पर भी विभाजित किया। वो हम एक टेबल दी हुई है उसमें देखेंगे। ठीक है, तो मेन ये 3 थे, नंबर ऑफ सेल्स, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल्स और न्यूट्रिशन। ठीक है, अब हमने पढ़ा प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। तो पहले हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस देख लेते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ये है प्रोकैरियोटिक सेल और यहाँ है यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, इसमें डिफरेंस देखेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल में सबसे पहले क्या देखेंगे? प्रोकैरियोटिक का अंतरी मतलब ही क्या हुआ? प्रोकैरियोन, यानी प्रिमिटिव न्यूक्लियस, यानी आदिम केंद्रक। आदिम केंद्रक यानी प्रोकैरियोटिक सेल, इसका अर्थ ही क्या हुआ? प्रोकैरियोन यानी प्रिमिटिव न्यूक्लियस। कोशिका जिसमें सुसंगठित केंद्रक का अभाव हो, यानी सुसंगठित केंद्रक का अभाव हो। यूकैरियोटिक में क्या होगा? कोशिका जिसमें सुसंगठित यानी वेल डेवलप सुसंगठित केंद्रक उपस्थित हो। ठीक है, उपस्थित हो। सुसंगठित केंद्रक मतलब क्या हुआ? वेल डेवलप न्यूक्लियस। तो प्रोकैरियोटिक सेल है, इसमें वेल डेवलप न्यूक्लियस का अभाव होता है, और यूकैरियोटिक सेल में वेल डेवलप न्यूक्लियस है वो पाया जाता है। ठीक है, सेकंड डिफरेंस क्या होगा? सेकंड डिफरेंस क्या होगा प्रोकैरियोटिक सेल में? फर्स्ट ये हो गया, इसमें क्या हुआ? सेल जिसमें वेल डेवलप न्यूक्लियस का अभाव हो। ठीक है, सेकंड डिफरेंस क्या हुआ? वेल डेवलप न्यूक्लियस का अभाव, यानी केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती। तो इसमें क्या होगा कि केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट। इसमें क्या होगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो अब्सेंट होगी, यानी केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली है वो अनुपस्थित होगी। और यूकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो प्रेजेंट होगी, इसमें एब्सेंट और इसमें प्रेजेंट। ठीक है, तीसरा क्या होगा? तीसरा अंतर कि इसमें हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होती है, और यूकैरियोटिक सेल में हिस्टोन
हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट। ठीक है। फोर्थ में इसमें पाया जाता है सर्कुलर डबल स्ट्रैंड डीएनए। यूकेरियोटिक में लीनियर्ड डबल स्ट्रैंड डीएनए प्रेजेंट। ठीक है, चार डिफरेंस हो गए। इसके बाद में प्रोकैरियोटिक में सुसंगठित केंद्रक का अभाव, केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली उपस्थित, फिर हिस्टोन प्रोटीन, फिर सर्कुलर डबल स्ट्रैंड डीएनए। इसके बाद झिल्ली युक्त कोशिकांग। झिल्ली युक्त कोशिकांग के आधार पर अंतर क्या होगा कि प्रोकैरियोटिक में झिल्ली युक्त कोशिकांग अनुपस्थित, यानी सेल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल है वो एब्सेंट होते हैं और इसमें झिल्ली युक्त कोशिकांग है वो प्रेजेंट। झिल्ली युक्त कोशिकांग प्रेजेंट। झिल्ली युक्त कोशिकांग प्रेजेंट यानी कौन कौन से, जैसे लाइसोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये यूकेरियोटिक में पाए जाते हैं। इनमें पाया जाता है 70S राइबोसोम, 70S राइबोसोम प्रेजेंट। और यूकेरियोटिक में 80S राइबोसोम। ठीक है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकेरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल यानी प्रोकैरियोन प्रिमिटिव न्यूक्लियस, यानी सेल जिसमें वेल डेवलप न्यूक्लियस का अभाव हो या सुसंगठित केंद्रक का अभाव हो, उसे प्रोकैरियोटिक सेल कहेंगे। यूकेरियोटिक सेल कोशिका जिसमें सुसंगठित केंद्रक उपस्थित हो। सुसंगठित केंद्रक कौन सा होता है, सुसंगठित केंद्रक वो होता है जिसमें केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली उपस्थित हो। तो सेकंड डिफरेंस है वो यही हो जाएगा कि केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है। प्रोकैरियोटिक सेल में केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती। और यूकेरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट, यानी केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली है वो उपस्थित होती है। फिर प्रोकैरियोटिक सेल में हिस्टोन प्रोटीन है वो अनुपस्थित होती है। यूकेरियोटिक सेल में हिस्टोन प्रोटीन उपस्थित होती है। फिर झिल्ली सर्कुलर डबल स्ट्रैंड डीएनए, यानी वर्ताकार द्विरज्जुकी डीएनए है वो प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। यूकेरियोटिक सेल में लाइनर डबल स्ट्रैंड डीएनए प्रेजेंट, यानी रेखीय द्विरज्जुकी डीएनए पाया जाता है यूकेरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक में झिल्ली युक्त कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में झिल्ली युक्त कोशिकांग है वो अनुपस्थित होते हैं और यूकेरियोटिक सेल में झिल्ली युक्त कोशिकांग है वो उपस्थित होते हैं। झिल्ली युक्त कोशिकांग, जैसे झिल्ली युक्त कोशिकांग में क्या हो जाएगा, जैसे क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, ईआरिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी जो झिल्ली युक्त कोशिकांग है वो यूकेरियोटिक सेल में तो पाए जाते हैं और प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होते हैं। फिर प्रोकैरियोटिक सेल है, इसमें राइबोसोम है वो 70S राइबोसोम प्रेजेंट होता है, जिसकी दो सब यूनिट हैं 50S और 30S। ठीक है, 50S और 30S। यूकेरियोटिक सेल में 80S राइबोसोम प्रेजेंट होता है, इसकी दो सब यूनिट कौन कौन सी हैं, 60S और 40S। प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल क्या होगा, प्रोकैरियोटिक सेल में एग्जाम्पल होगा बैक्टीरिया,
बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरिया है वो प्रोकैरियोट है, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल हो जाएगा ह्यूमन, ह्यूमन यानी मनुष्य, मनुष्य है वो यूकैरियोट है, ठीक है। ये क्लियर हुआ, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में जो डिफरेंस है वो क्लियर हो गया। इसके बाद में एनसीईआरटी में एक टेबल दी हुई है जिसमें कुछ कैरेक्टर्स बताए गए हैं और उनके आधार पर मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया का वर्गीकरण दिखाया गया है। तो वो टेबल मैं आपको बता देती हूँ एक बार। तो इस टेबल के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग बींग्स में जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, इसमें कैरेक्टर्स के आधार पर मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया है वो, इनमें अंतर बताया गया है, ठीक है। तो कैरेक्टर्स में सबसे पहले है नंबर ऑफ सेल, यानी कोशिकाओं की संख्या के आधार पर। कोशिकाओं की संख्या के आधार पर वर्गीकरण में क्या है, मोनेरा है वो यूनिसेल्युलर होते हैं, प्रोटिस्टा भी यूनिसेल्युलर हैं, ठीक है। मोनेरा और प्रोटिस्टा यूनिसेल्युलर हैं। फंजाई है वो मल्टी सेल्युलर है, लेकिन इसमें अपवाद है, यीस्ट और सिनकाइटेरियम है वो यूनिसेल्युलर होते हैं। प्लांटी मल्टी सेल्युलर है और एनिमेलिया भी मल्टी सेल्युलर है। सेकंड है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल्स, यानी कोशिकाओं की जटिलता के आधार पर। कोशिकाओं की जटिलता के आधार पर मोनेरा है वो प्रोकैरियोट्स होते हैं और बाकी जो प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया है वो सब यूकैरियोट्स हैं, ठीक है। मोनेरा है वो एक अकेला है वो प्रोकैरियोट्स है और प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया ये सारे यूकैरियोट्स हैं, ठीक है। न्यूट्रिशन पोषण के आधार पर मोनेरा है वो ऑटोट्रोफ और हेटेरोट्रोफ दोनों ही हैं। ऑटोट्रोफ कब होगा, ब्लू ग्रीन एल्गी है वो ऑटोट्रोफ है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, तो ये ऑटोट्रोफ है और हेटेरोट्रोफ भी होते हैं। प्रोटिस्टा है वो ऑटोट्रोफ होते हैं, ऑटोट्रोफ यानी स्वयंपोषी, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है। फंजाई है वो हेटेरोट्रोफ है, प्लांटी ऑटोट्रोफ है और एनिमेलिया है वो भी हेटेरोट्रोफ हैं, यानी ये भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। हम हैं वो हेटेरोट्रोफ ही हैं, ठीक है, क्योंकि हम भोजन के लिए प्लांट्स पर निर्भर है ना। अब है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में मोनेरा में रिप्रोडक्शन कॉन्जुगेशन के द्वारा यानी संयुग्मन के द्वारा होगा। प्रोटिस्टा में गेमेट फ्यूजन, युग्मक संलयन और कॉन्जुगेशन संयुग्मन दोनों के द्वारा। फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया इनमें फर्टिलाइजेशन के द्वारा होगा, ठीक है। तो ये टेबल आपको क्लियर हो गई। इसमें क्या है, 5 कैरेक्टर दिए गए हैं जिसमें से मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया को अलग अलग बताया गया, इनका डिफरेंस बताया गया है, ठीक है। तो पहला है नंबर ऑफ सेल। नंबर ऑफ सेल के आधार पर जो मोनेरा है वो क्या है, यूनिसेल्युलर है और प्रोटिस्टा भी यूनिसेल्युलर है। बाकी फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया है वो है मल्टी सेल्युलर। फंजाई में अपवाद है, यीस्ट और सिनकाइटेरियम ये यूनिसेल्युलर हैं, ठीक है। सेकंड है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल्स, यानी जो मोनेरा है वो प्रोकैरियोट्स हैं, बाकी प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया ये सारे यूकैरियोट्स हैं। थर्ड है न्यूट्रिशन, यानी पोषण के आधार पर। तो पोषण के आधार पर जो मोनेरा जगत है, किंगडम है, इसमें ऑटोट्रोफ और हेटेरोट्रोफ, स्वयंपोषी और विषमपोषी दोनों आते हैं। प्रोटिस्टा में ऑटोट्रोफ है, फंजाई है वो हेटेरोट्रोफ है, प्लांटी ऑटोट्रोफ है और एनिमेलिया है वो हेटेरोट्रोफ है। फिर होगा रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मोनेरा में कॉन्जुगेशन के द्वारा, संयुग्मन के द्वारा। प्रोटिस्टा में गेमेट फ्यूजन यानी युग्मक संलयन और संयुग्मन कॉन्जुगेशन दोनों होंगे। बाकी जो फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया है इनमें फर्टिलाइजेशन के द्वारा होगा, ठीक है। तो आज हमने चैप्टर जो सेकंड है उसका बेसिक इंट्रो ले लिया है। कल से हम स्टार्ट करेंगे किंगडम मोनेरा, ठीक है। तो कल की क्लास में हम किंगडम मोनेरा है वो पूरा पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स।